कुछ 4 लाइनें हैं जो मैं हमेशा औरत के लिए कहती हूँ कि चल अपना ही मान लिखें, उधार दिया सामान लिखें, उत्तर तो सारे मुश्किल हैं, प्रश्न कुछ आसान लिखें, और धरती कहा तो नप जाएंगे, अपने हिस्से का आसमान लिखें। एक फिल्म का डायलॉग है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के, या फिर कई बार कई जगह पर ये भी सुना होगा कि मर्द का बच्चा है। साथ ही एक डायलॉग भी खूब फेमस है कि मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन बात ये है, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर हमेशा लड़कियों को एक लड़की के तौर पर क्यों नहीं देखा जाता, क्यों हमेशा उसे इस तरह से आंका जाता है कि ये लड़की है, मर्द के बराबर नहीं हो सकती या उनसे कम है। संविधान ने तो लड़कियों को या औरतों को हर तरह के अधिकार दे दिए और बराबरी के दर्जा देने की बात भी करते हैं, लेकिन आज भी अगर हम सामाजिक परिवेश में देखें तो कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं को मर्दों से कमतर आंका जाता है। हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है मैं मर्दानी नहीं हूँ, आज हम इसमें इसी बारे में बात करेंगे। हमारी स्पेशल गेस्ट मोनिका गोडसे, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और एक साहित्यकार भी है। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते जी मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आप इस जो परसेप्शन है जो हमेशा दिया जाता है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं इसको खारिज करती हूँ जी। लड़के और लड़कियां, इनमें भेद करना अपने आप में कुदरत के खिलाफ जाना है। ईश्वर ने, प्रकृति ने स्त्री पुरुष को इक्वली बनाया है, क्योंकि अगर सिर्फ लड़के श्रेष्ठ होते तो औरतें नहीं होती, और औरतें अच्छी होती तो लड़के नहीं होते। तो इसका मतलब प्रकृति ने दोनों में कोई भेद नहीं किया। लेकिन हुआ ये कि कालांतर में जब मनुष्य ने आदिवासी से वो जब सामाजिक होने लगा, तो जो घर कामों की जो व्यवस्थाएं थी तो उसमें परिवर्तन आया। तो कुछ भूमिकाएं निर्धारित की गई कि एक स्त्री ये काम करेगी, एक पुरुष ये काम करेगा। ये सामाजिक व्यवस्थाओं की बात थी कि एक अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में बनी रहे। जी। लेकिन हुआ ये कि आप इशिका मानेंगी कि जिसके हाथ में पावर आ जाती है वो हमेशा पावर में रहना चाहता है। तो पुरुष पावर में आए तो जिकेरी खाओ बाजरी, बीरी भरो हाजरी। तो वो हाजिरी भरने वाली भूमिका में स्त्री को ला दिया गया कि चूंकि मैं कमा के ला रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं अर्न कर रहा हूं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, तो आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा या आपको मेरे तरीके से मानना पड़ेगा। और धीरे धीरे ये बात हमारे खून में, हमारे डीएनए में इस तरीके से शामिल हो गई कि हमने इसको अलग तरीके से सोचना ही बंद कर दिया कि सेक्स एंड जेंडर ये दो अलग चीजें हैं और इनके आधार पे स्त्री पुरुष का विभेदीकरण नहीं किया जा सकता। सेक्स बायोलॉजिकल है, लड़का या लड़की होना कुदरत की बात है, लेकिन जेंडर हमारी भूमिकाएं हैं जो हमें समाज देता है और जिसको हम बदल सकते हैं। अब राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति ही रहेगा, चाहे उस पर प्रतिभा पाटिल जी बैठे या ज्ञानी जैल सिंह रहे हों, तो आप उनको राष्ट्रपति नहीं कहेंगे, वो ये जेंडर है। लेकिन अगर मैं माँ हूँ या मौसी हूँ या चाची हूँ या मैं औरत हूँ, तो ये मेरी कुदरती देन है जो मुझे प्रकृति ने दिया है। तो इसलिए मैं इसमें कोई नहीं मानती कि इनमें कोई भेद है, कोई फर्क है। स्त्री को मनुष्य माने जाने की आवश्यकता है। लेकिन मैम, आज भी सामाजिक परिवेश में ये माना जाता है कि अगर ये लड़की है तो ये कुछ नहीं कर सकती। जब बात आई संविधान में बराबरी का दर्जा देने की, तो बात ये की गई कि पुरुषों के बराबर उन्हें अधिकार दो या उन्हें पुरुषों के बराबर इक्वल रखो। बात ये कि एक लड़की का खुद का स्वतंत्र रूप क्यों नहीं है? जी, इसमें आपकी बात में इसी का दो बातें छुपी हुई हैं, हो सकता है मैं मिक्स भी कर जाऊं। एक, संविधान ने इक्वल राइट्स दिए। इक्वल राइट्स ये थे कि स्त्री को पढ़ने का, आगे बढ़ने का, अपनी पसंद से शादी करने का, अपनी इच्छा से बच्चा पैदा करने का और काम करने का उसको उतना ही स्वतंत्र अधिकार हो जितना एक पुरुष को है। ठीक है, तो ये संविधान ने हमको राइट दिए हैं। यानी संविधान ने भी स्त्री पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन हमारे सामाजिक परिवेश में, जैसा कि मैंने कहा, हम सब देखते हैं कि क्योंकि पुरुष हमेशा से अर्निंग पोजीशन में रहा, इसलिए उसका पावर चला। तो आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को निर्णय लेने में हिस्सेदार बनाती हैं। आपका दूसरा प्रश्न क्या था, मैं मिस किया उसको। जी, मैं ये कह रही हूँ कि एक नारी का खुद का एक स्वतंत्र रूप क्यों नहीं? बिल्कुल, स्त्री का स्वतंत्र रूप है, लेकिन हम स्त्रियों को उसको भूलने को मजबूर कर दिया गया। जो सदियों से जो व्यवस्थाएं बन गई थी कि औरत है वो नाजुक है, वो देवी है, वो कोमल है,
है ना, वो हमेशा रोती रहेगी, इसको पर्दे में रहना चाहिए, उसको एनी टाइम प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो हम लोगों ने भी उसको स्वीकार लिया बिना उसको बदलने की इच्छा किए। लेकिन ऐसा नहीं था। हम द्रौपदी की बात करें, हम लोपामुद्रा की बात करें, हम कात्यायनी की बात करें, हम मैत्रेयी की बात करें, और हम उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, इंदिरा गांधी जी की बात करें, वर्तमान तक किरण बेदी की बात करें, आज तक आए, तो स्त्रियों ने हर समय में अपनी पहचान बनाई है, बशर्ते उनको जब अवसर मिले या उन्होंने अवसर छीने। तो अवसर लेने और अवसर बनाने की आवश्यकता है। तो वो वजूद बनाने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। और वो इच्छा कब आएगी? जब आप एजुकेटेड होंगे, जब आप शिक्षित होंगे। साक्षर नहीं कि आपने दस्तखत कर दिए, नहीं, जब आपने जो पढ़ा लिखा उसको गुना, उसको विचार में उतारा, उसको आचरण में उतारा, तब आप अपनी पहचान बनाने की तरफ जाएंगे। तो स्त्री के लिए अपनी पहचान बनाने का उसका सशक्त हथियार है उसकी शिक्षा जी, और इसीलिए वो बन रही है। आप बैठी हैं, आज हम बात कर रहे हैं, तो ये उस चीज का परिणाम है कि किस तरीके से इस वक्त ने करवट ली है और औरतें इतनी मुखर होकर सामने आ पा रही हैं। बिल्कुल। मैं एक बात जानना चाहूंगी कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक साहित्यकार भी हैं। आपने भी इस फेज तक आते आते इसके दरमियान बहुत सारे संघर्ष देखे होंगे, बहुत सारे स्ट्रगल्स सहे होंगे। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इस बारे में? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन का अपना महाभारत होता है। वो ही उसका उस महाभारत में वही अभिमन्यु है, वही कृष्ण भी है और वही अर्जुन भी है। तो हम सब ने अपने हिस्से का संघर्ष देखा होता है। एक औरत के तौर पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना मुझे भी करना पड़ा, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पापा ने मुझे, मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये कहा कि तू हीरा है। जब आपकी शादी होती है, जो परिवेश बदलता है, तो बहुत सारी चीजें बदलती है। जब मेरे 2 बेटियां हुई तो मुझे लोगों से सुनने को पड़ा, अरे एक लड़का तो हो जाना चाहिए, परिवार पूरा हो जाएगा। या कुछ पढ़े लिखे लोग जो प्रगतिवादी अपने आप को कहते हैं, वो उनका आके ये कहना होता था, अभी भी कहते हैं कि 2 लड़कियां, अच्छा कोई बात नहीं, लड़के यही आपके लड़के हैं, यही आपके बेटे हैं। और कई लोग तो इसी का ऐसा भी कहते हैं, कितने लोग, मुझे बड़ी हैरानी होती है। और मेरा प्रश्न भी होता है उनसे पूछते हैं आपके बच्चे कितने हैं? तो मैं बोलती हूँ कि 2 बेटियां हैं। बोले बच्चे कितने हैं? मैंने कहा बेटियां बच्चे नहीं हैं। आप देखिए कि हमारा समाज बेटियों को बच्चों में काउंट ही नहीं कर रहा, वो सीखा ही नहीं है। लेकिन मैंने सुने, ताने भी सुने, बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन आज जीवन में एक ऐसे मोड़ पे खड़ी हूँ जहाँ पे 2 मेरी बेटियां मेरे सपोर्ट के तौर पे हैं। और एक बड़ी घटना हुई मेरे जीवन में, जब मेरे पति का देहांत हुआ, तो लोग मिलने आ रहे थे, बहुत सारी बातें जो जैसा करते हैं, और एज यूजुअल कोई बात नहीं, मैंने कहा आप तुम ही इनके पिता हो, तुम ही इनकी माता हो, अब इनको ही तुम बेटे की तरह बड़ा करो। तो मेरी छोटी बेटी को बड़ा गुस्सा आया। उसने एक आंटी को पकड़ा और बोला कि आपके बेटे हैं? बोले हाँ। क्या आप उनको बेटियों की तरह पालती हो? तो वो महिला निरुत्तर थी। और मेरा ये मानना है कि ये प्रश्न किसी से भी कहा जाएगा तो निरुत्तर होगा कि जब आप अपने बेटों को बेटियों की तरह नहीं पालते हो, तो बेटियों को बेटों की तरह क्यों पालना होता है? उनको एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में क्यों नहीं बड़ा करना जाए? एक सुनागरिक, एक विचारवान व्यक्ति के रूप में, देश के एक संपदा के रूप में उनको क्यों नहीं बड़ा होने का अवसर दिया जाए? तो ये जब मेरी बेटी ने जवाब दिया, तो मुझे लगा कि मेरा जो संघर्ष था, जो मैंने स्ट्रगल किया एज ए सोशल एक्टिविस्ट, जो मैंने सीखा, जो लोगों की लाइफ में चेंज लाने का प्रयास किया, वो बीज मेरे बच्चों में हैं। और मुझे खुशी हुई कि मैं ये विचार आगे की पीढ़ी को सौंप पाई कि आप एक इंडिविजुअल हैं, आप स्त्री या पुरुष नहीं हैं, आप प्रकृति का एक वरदान है जो इस सृष्टि में आए हैं। जी मैम, आपने कहा कि आप सोशल एक्टिविस्ट रही और बहुत सालों से महिलाओं के लिए काम कर रही है, तो आपने अब तक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए या उन्हें सक्षम बनाने के लिए अब तक क्या क्या प्रयास किए? मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि मुझे औरतों के साथ, खासतौर से जो हाशिए की जो औरतें हैं, ग्रामीण क्षेत्र की, उनके साथ मुझे काम करने को मिला। चाहे वो HIV एड्स की बात हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो, तो मैंने उन औरतों को मैंने नहीं सिखाया, उनके अंदर चीजें थी। मैंने सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम किया। मैंने उनको मोटिवेट किया, जो मेरे पास नॉलेज थी, जो मैंने अर्न की, जो सीखी, मैंने उनके साथ शेयर की। वो शेयर करने से उन्होंने सीखा कि किस तरीके से वो चाहें तो अपनी पोजीशन, अपनी कुक का पोजीशन ले सकती हैं। उनकी इच्छा है कि वो कब माँ बनेंगी, कितने बच्चे पैदा करेंगी।
मैंने उनको ये सिखाया कि कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करना आपका राइट है जी। मैंने HIV में जब काम किया तो मैंने औरतों को ये समझाने का कोशिश किया कि अपने पति को परमेश्वर मत मानिए, उस पर शक भी कीजिए, क्योंकि आप अगर काउंसलिंग सेंटर तक आई हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पतिव्रता हैं, लेकिन आपके पति ने शायद वो व्रत का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से आपको काउंसलिंग सेंटर पे आने को मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं चूंकि टीचर भी हूँ, शिक्षिका भी हूँ, तो मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, क्योंकि पावली पल है रोही में ही चल रहे। तो जिसके हाथ पैसे की पावर होती है, मैंने पहले भी कहा, वो डिसीजन मेकिंग में भागीदार होता है। तो मैं ऐसी बहुत सारी महिलाओं का साथ मैंने दिया कि उनको कुछ योजनाएं, सरकारी जो सहायता मिल सकती थी या वो घर बैठ के काम कर सकती थी, तो मुझसे जो बन पड़ा मैंने उनके लिए किया। और अभी भी मैं स्कूल में हूँ तो मैं बच्चों के साथ ये काम करती हूँ, चाहे वो सेल्फ डिफेंस की बात हो। मैं बच्चियों को ये सिखाती हूँ कि आपको आपकी मर्जी के बिना कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपके पास वो पूरे अधिकार है कि आप उनको मना करें, लपड़ मारे, थप्पड़ मारे, नोचे, खसोटे। तो ये जो मुझे लगता है कि सिर्फ उनको पैरों पे खड़ा कर देना महत्वपूर्ण नहीं है, उनको ये समझाना कि आप एक इंडिविजुअल हैं और आपका उतना ही सम्मान है जितना आपके घर में आपके पिता का, आपके भाई का, आपके दादा या चाचा का है। तो आपको क्या अच्छा नहीं लगता ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी काम हैं, इवन मेरे लेखन में भी ये सारी बातें लगातार आती रहती हैं। मैम, आप एक साहित्यकार है और सोशल एक्टिविस्ट है, तो आप अपनी कुछ लाइनों से हमारी जो महिला दर्शक और हमारे देश की जो बेटियां हैं उन्हें प्रेरणा के रूप में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे हमेशा लगता है कि हमारे समाज में कुछ एक दोहे हैं राजस्थानी के, आप कहे तो। जी बिल्कुल मैम। जी, तो प्रश्न है, बेटी अपने पिता से पूछ रही है, दीवड़ पूछे बाबला देवो पडूतर आज। पड़ूतरे ने जवाब, दीवड़ पूछे बाबला देवो पडूतर आज, हाथ कूख उजाड़ता क्यों नहीं आवे लाज बाबला। फिर वो माँ से पूछती है इसी तरीके से। और मैं ये कहती हूँ, मेरा ये मानना है कि बेटी घर री लक्ष्मी, बेटी देवी रूप, बेटी घर री लक्ष्मी, बेटी देवी रूप, जीवन कड़मस मेटनी है आंगन री धूप बेटा। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा समाज, हम कन्या पूजन की बात करते हैं, हम नवरात्रे मनाते हैं, 2 खुले और 2 गुप्त नवरात्रा, और देवी के स्वरूप की हम उपासना करते हैं। तो ऐसे समाज में हम कितने दोगले लोग हैं कि हम सेक्स डिडक्शन करवाते हैं, कन्या को भ्रूण में ही मारने की कोशिश भी करते हैं। पहले हम उसको दहेज के नाम पे जला रहे थे जी, फिर हम हवस के नाम पे उसको मिटा रहे थे, हम उसको राजनीति की चौसर पे उसको गोटियों की तरह इस्तेमाल किया, उसको बेचा खरीदा, और अब हम उसकी पैदाइश को रोक रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य बात है। तो मैं ये कहती हूँ अपनी बात से कि सगतिरी पूजा करो, मांगो हो वरदान, सगतिरी, दुर्गा की पूजा करते हो, सगतिरी पूजा करो, मांगो हो वरदान, बेटी क्यों ना पूज लो, आंगन में भगवान है थारे, आंगन में भगवान। तो ईश्वर का साक्षात स्वरूप, शक्ति का स्वरूप आपके आंगन में है, तो उसकी पूजा उपासना क्यों नहीं कर लें, उसकी सुरक्षा क्यों न कर लें। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ मोनिका गौड़, जो कि एक साहित्यकार है और एक सोशल एक्टिविस्ट है। इन्होंने ये जो बात है कि मैं मर्दानी हूँ, इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया और ये इस बात से एग्री करती है कि मैं मर्दानी नहीं हूँ। ये जो जेंडर का जो डिफरेंस है कि एक लड़की और एक लड़का, ये कुदरत की देन है, भगवान की देन है, और एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है। इसमें एक लड़की का कामयाब होना या उसकी उपलब्धियां छूना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वो एक मर्द के बराबर होगी तभी वो कुछ कर सकती है। मैं कहती हूँ कि मैं मर्दानी नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ और लड़की होकर मैं कुछ भी कर सकती हूँ।